लूजर माई हीरो। एपिसोड 32। कुंदन नीड्स आदित्य's हेल्प। किसी अननोन नंबर से कॉल थी। आदित्य ने कान को फोन लगाया। उसके हेलो कहने से पहले ही एक कड़क आवाज आई, समझता क्या है तो अपने आप को रूबी वालिया को बहला लिया तो खुद को भगवान समझ लिया तुमने। क्या है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास ऐसा जिसके भरोसे तुम हवा में उड़ते हो? 25 साल की उम्र तक तू नाली में कीड़े जैसे रेंगता रहा, अब जरा सा तिनका क्या मिल गया? नाली से निकलकर बिजनेसमैन लोगों के सिर पर बैठेगा तू? बीवी तो तुम्हारी किसी और के नीचे जाकर सेटिस्फाई होती थी, तो अपना कौन सा बल, कौन सी गर्मी अब मिस रूबी वालिया को दिखाने वाला है? शट अप! आदित्य की जोरदार आवाज गूंजी। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसकी पकड़ उसके मोबाइल पर कस गई। फोन के दूसरी तरफ शांति छा गई। शट योर डर्टी माउथ मिस्टर कुंदन ओबेरॉय। आदित्य ने कुंदन ओबेरॉय की आवाज को पहचान लिया और इस बार उसने कुंदन के लिए कोई भी लिहाज नहीं की। हाउ डेयर यू टू से मी डर्टी माउथ, डोंट ट्राई टू बी सो मच प्रीशियस। बहुत बोल लिया तुमने और मैंने सुन लिया। आगे एक शब्द भी नहीं समझे तुम। मेरे पास्ट को देखकर मेरे फ्यूचर को जज मत कर लेना। शायद ऐसे में हुई गलती की मैं कोई माफी न दूं दोबारा मुझसे या मेरे बारे में बात बहुत सोच समझ कर करना, और मेरे किसी भी मैटर में रूबी का नाम भी लिया तो जुबान काट दूंगा। कहते हुए आदित्य ने फोन काट दिया। आदित्य इतना गुस्से में था कि उसकी रगों में रेड लाइट बहुत मूव कर रही थी। बाहर इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। 1 मिनट के भीतर ही आदित्य ने अपने गुस्से पर काबू कर लिया और एनर्जी पर फोकसिंग करने लगा। दूसरी साइड कुंदन, जो इवनिंग से ही अपने पर्सनल स्विमिंग पूल के पास बैठा सनसेट एंजॉय कर रहा था, अब ड्रिंक करने लगा था। तो उसको विराट ने आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कॉल करके सारी जानकारी दे दी थी, जिससे कुंदन का पारा चढ़ गया। उसने एक पल के लिए भी वेट नहीं की और आदित्य को कॉल लगा दी, पर सामने से आदित्य के भड़क जाने के बाद कुंदन के मुंह से कुछ नहीं निकला। अब कुंदन की पकड़ हाथ में पकड़े हुए कांच के ग्लास पर कस गई। गुस्से से उसका मुंह और हाथ कांप रहे थे। आदित्य यू बस्टर्ड! चीखते हुए उसने ग्लास पटक दिया। ग्लास 1 सेकंड में ही कांच के टुकड़ों में टूटकर फर्श पर बिखर गया। कुंदन की आंखों में जैसे खून उतरने लगा। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कहते हुए वह अपने रूम की तरफ भागा। हाउ डेयर ही टू बी एब्यूजिव विद आदित्य, रूबी बहुत ही गुस्से से बोली। उसको पहले ही आइडिया था कुछ न कुछ जरूर होने वाला है, इसलिए उसने आदित्य के नंबर को टैप करवा लिया था। कुंदन का आदित्य को अपशब्द बोलना और आदित्य के द्वारा उसका मुंह बंद कर देना कहीं न कहीं रूबी के दिल में आदित्य को उभार रहा था, पर की दान के लिए वह बहुत अपसेट थी। कुंदन अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकले। जैसे ही वह अपने पीए के पास पहुंचे, उनको लगा जैसे किसी ने दिल को पकड़ लिया हो। उसने अपने दोनों हाथों से दिल को दबाया। दूसरे ही पल उनको दर्द के कैंप्स उठने लगे। कुछ देर वह दिल पर हाथ रखकर दर्द के रुकने का इंतजार करता रहा, लेकिन एक के बाद एक दर्द की लहर ने उसका चेहरा बदसूरत कर दिया। गो टू द हॉस्पिटल! वह पीए पर चिल्लाया, पर अगले ही पल भयानक दर्द ने उसको जकड़ लिया। ओह माय गॉड! वह दांत पीस कर चिल्लाया। थोड़ी ही देर में वह हॉस्पिटल के बेड पर था। हॉस्पिटल का स्टाफ उसको एग्जामिन कर रहा था। पेन के क्रैप्स के कारण वह मुश्किल से ही बोल पा रहा था। उसको एक इंजेक्शन दिया गया और टैबलेट भी, पर दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहली बार था जब वह इतनी बुरी तरह से निढाल होकर बैठा था। आधी रात हो चुकी थी, एक भी दवा ने अभी तक कोई असर नहीं किया था। वह अपने दिल वाली जगह पर हाथ रख कर लेटा हुआ था। तभी उसको आदित्य की बात याद आई। शायद वह इसी हेल्थ प्रॉब्लम की ही बात तो नहीं करता था? उसने बोला था इलाज के लिए मेरे पास आ जाना। अगर उसने प्रॉब्लम को इतना पहले पहचान लिया था, शायद इलाज भी जरूर होगा इसके पास। सोचते हुए बहुत उम्मीद से कुंदन अपने बेड से उठ गया। तभी दर्द ने फिर से उसका सीना जकड़ लिया। उसने दिल को एक हाथ से दबाकर आंखें कसकर बंद कर ली। तभी उसके पीए की नजर उसकी तरफ मुड़ी। वह भागकर कुंदन को लिटाने लगा। सर टेक रेस्ट, गो टू हेल! कुंदन उस पर चिल्लाया और थोड़ा सा धक्का भी दे दिया। रूबी वालिया के पास ले चलो मुझे, उसने ऑर्डर दिया। अगले 10 मिनट के भीतर ही वह रूबी वालिया के विला के सामने था। वह दर्द झेलने की कोशिश कर रहा था। पीए ने रूबी तक मैसेज पहुंचाया। भले ही रूबी उसकी हरकत पर बहुत नाराज थी, पर फैमिली फ्रेंड की लिहाज से वह अपनी नींद बीच छोड़कर उसकी बात सुनने आई। रूबी कुंदन की गाड़ी के पास खड़ी थी। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। जी बोलिए अंकल, इस समय आना हुआ? वो मुझे आदित्य के पास लेकर चलो। अंकल, आपको नहीं लगता आपको यह बात पहले एक्सेप्ट करनी चाहिए थी? रूबी ने टांट मारते हुए कहा। एक आई अंडरस्टैंड, प्लीज जल्दी उसके घर ले चलो। कुंदन ने बात को जल्दी से पूरा किया। रूबी समझ गई कि कुंदन की तकलीफ बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए उसने ज्यादा सभ्य खराब नहीं किया। अपनी सेक्रेटरी से कहा गाड़ी निकालने को। आधे घंटे में सब आदित्य के फ्लैट के बाहर थे। आदित्य पावर फिक्सिंग करके हटा था, इसलिए अभी तक जाग रहा था। कुंदन के पीए ने जाकर डोर नॉक किया। आदित्य ने दरवाजा खोला। इतने लोगों को यहां देखकर वह थोड़ा हैरान रह गया। कुंदन
लगभग फटते हुए बोला, कितनी देर लगा दी दरवाजा खोलने को। आदित्य ने कुंदन की तरफ देखा, उसको याद आया थोड़ी देर पहले कुंदन ने इसके साथ कैसे बात की थी। आदित्य गुस्से को दबा रहा था, ऐसा ही हाल कुछ रूबी का था, पर दोनों ने अपनी मर्यादा बनाए रखी और कुंदन से अपशब्द नहीं कहे। रूबी आप यहाँ? आदित्य ने रूबी से पूछा। वो नहीं, मैं आया हूं, इधर जल्दी करो, समय खराब मत करो और मेरा इलाज करो। कुंदन ने आदित्य को ऑर्डर दिया, इस समय मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करने वाला, मेरा कोई इरादा नहीं किसी का इलाज करने का। रूबी गुड नाइट, मुझे आराम करना है, आप भी प्लीज जाकर आराम कीजिए। कहते हुए आदित्य ने रूबी को बाय किया और सबके मुंह पर पटक कर दरवाजा बंद कर दिया। लूजर माई हीरो, एपिसोड 33, दर्द की दवा। रूबी आप यहां? आदित्य ने रूबी से पूछा। वो नहीं, मैं आया हूं, इधर जल्दी करो, समय खराब मत करो और मेरा इलाज करो। कुंदन ने आदित्य को ऑर्डर दिया, इस समय मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करने वाला, मेरा कोई इरादा नहीं किसी का इलाज करने का। रूबी गुड नाइट, मुझे आराम करना है, आप भी प्लीज जाकर आराम कीजिए। कहते हुए आदित्य ने रूबी को बाय किया और सबके मुंह पर पटक कर दरवाजा बंद कर दिया। आदित्य ने तुरंत दरवाजा खोला और रूबी से बोला, रूबी मैं आपको इग्नोर नहीं करना चाहता, प्लीज आप इस वक्त तो यहां से चले जाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आदित्य का रवैया देखकर सभी दंग रह गए। रूबी ने उसको थोड़ा हैरानी से देखा, उसकी नजर में आदित्य एक ऐसा व्यक्ति था जो नेचर से शांत था, लेकिन जल्द ही रूबी के होंठों की स्माइल चौड़ी हो गई, जैसे वह आदित्य के बिहेवियर से बहुत सेटिस्फाई हो। ओ हेलो, क्या कहा अभी अभी तुमने? कुंदन गुस्से से बोला। उसका एक आदमी आदित्य की तरफ बढ़ा, क्या तुम जानते नहीं मिस्टर ओबेरॉय कौन है? उनसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की तुमने? आदित्य ने बहुत ही ठंडी नजर से उसको देखा और बोला, मैंने यही कहा है, इसकी आइडेंटिटी और स्टेटस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वैसे मैं इसको बचाना ही चाहता था, पर इसके बिहेवियर ने मुझे इससे नफरत करने को मजबूर कर दिया, तो मैं इसका कोई भी इलाज करने से साफ मना कर रहा हूं। यू कैन गो। वह आदमी अब आदित्य की ओर बढ़ा और दांत पीसते हुए बोला, मिस्टर ओबेरॉय को जेन्युइन ट्रीटमेंट दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आदित्य के माथे पर बल पड़ गए। रियली? कहते हुए उसने आदमी को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह आदमी उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वह खड़े होते हुए चिल्लाया, बकवास से पहले थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करो। फिर रूबी से बोला, रूबी नाउ आई एम क्लोजिंग, प्लीज गो एंड टेक रेस्ट। रूबी ने आंखों से ही उसे सहमति जता दी। आदित्य ने वापस से पटक कर दरवाजा बंद कर लिया। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कुंदन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उसकी हेल्थ प्रॉब्लम ने उसके लिए ऐसी परेशानी खड़ी कर दी थी जिससे वह उंडक से बात करने को मजबूर हो गया। रूबी बेटा, आप देख रही हो, उसको बड़ों से डील करने की भी तमीज नहीं। अंकल, आपने खुद उससे हेल्प लेने में देरी की है और हेल्प लेने के लिए एटीट्यूड भी सही सेलेक्ट नहीं किया। मैंने आपको सही जगह पहुंचा दिया है, आगे आपकी अपनी इच्छा है हेल्प लेने की या कड़वाहट बढ़ाने की, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। इतना कहने के बाद रूबी अपनी गाड़ी में बैठी और उनकी गाड़ी चली गई। अब कुंदन और उसका एक आदमी ही वहां पर खड़े थे। अंदर आदित्य किसी काम में बिजी था, उसने बिल्कुल भी कुंदन की परवाह नहीं की। बदसूरत सी शक्ल बनाए कुंदन बार बार अपनी छाती पकड़ रहा था। एक एक सेकंड बीतता गया, ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। गहरी रात के गहरे सन्नाटे में हवा दे ठंडे झोंकों से उसका शरीर सुन्न पड़ रहा था और हर पल दर्द बढ़ रहा था। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था, वह हिम्मत करके खुद दरवाजे तक आया और खटखटाते हुए दर्द सहन करते हुए बोला, आदित्य, मैंने जो बदसलूकी की है उसके लिए सॉरी। इसके बाद कुंदन दरवाजे के अंदर हलचल को सुनने लगा, पर आदित्य की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद वह फिर से बोला, आदित्य प्लीज हेल्प, मुझसे और दर्द सहन नहीं हो रहा। कोई जवाब नहीं आया। कुंदन की आंखों में आंसू आ गए, उसकी आवाज भर्रा गई, तुमने मुझे आगाह करने की बहुत कोशिश की थी, उस समय के लिए मुझे बहुत पछतावा है, मुझे इतना घमंडी नहीं होना चाहिए था। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। अब कुंदन को सच में उस समय के लिए बहुत पछतावा हो रहा था जब उसने आदित्य की बात पर यकीन करने की बजाय उस पर गुस्सा दिखाया था, पर अब बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। कुंदन को इतना तेज दर्द आया कि कुछ देर वह बोल नहीं सका, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, प्लीज रूबी के लिए। दर्द ने उसकी छाती को कुछ ऐसा जकड़ा कि आगे के शब्द उसके मुंह में रह गए। वह अपने दर्द को पीने के लिए खुद से जद्दोजहद करने लगा और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें कसकर बंद हो गई। जब उसने थोड़ी सी आंखें खोली तो देखा धीरे से दरवाजा खुला और आदित्य बाहर आया। उसने आगे बढ़कर कुंदन की छाती से उसका हाथ उठाकर उसमें एक गोली रख दी और बोला, इसे खा लो, बीमारी ठीक हो जाएगी। कुंदन ने आंखें बड़ी बड़ी करके गोली को देखा, एक छोटी सी गोली। कुंदन को समझ नहीं आया वह हंसे या रोए। कहीं आदित्य
उसकी स्थिति के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। वह मुश्किल से बोला, आदित्य आर यू रियली श्योर इट कैन हील मी? आदित्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, इन द रिस्पेक्ट ऑफ रूबी, मैंने तुम्हें यह गोली देने का फैसला कर लिया। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू टू ट्रस्ट और टू थ्रो इट, आई डोंट केयर। उसके बाद आदित्य वापस चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। कुंदन ने थोड़ी देर गोली को देखा। उसको यकीन तो नहीं था, पर जब मेडिसिन्स और इंजेक्शंस इस दर्द को हील नहीं कर पाए तो छोटी सी गोली क्या करेगी। पर उसने गोली को फेंकने की बजाय खा लेना सही समझा। जैसे ही गोली उसके पेट में गई, इसको अपने शरीर में एक गर्मी का एहसास हुआ। थोड़ी देर यह गर्मी उसके शरीर में इधर उधर भागती रही, फिर पूरी गर्मी दिल की ओर जाने लगी। जब पूरी गर्मी दिल तक पहुंच गई, धीरे धीरे उसका दर्द कम होता होता बिल्कुल खत्म हो गया और वह पहले जैसे नॉर्मल फील करने लगा। उसके मुंह से बरबस ही निकला, रियली मैं ठीक जो गया। लूजर माई हीरो। एपिसोड 34। आदित्य को सिड्यूस करने की प्लानिंग। जैसे ही गोली उसके पेट में गई, इसको अपने शरीर में एक गर्मी का एहसास हुआ। थोड़ी देर यह गर्मी उसके शरीर में इधर उधर भागती रही, फिर पूरी गर्मी दिल की ओर जाने लगी। जब पूरी गर्मी दिल तक पहुंच गई, धीरे धीरे उसका दर्द कम होता होता बिल्कुल खत्म हो गया और वह पहले जैसे नॉर्मल फील करने लगा। उसके मुंह से बरबस ही निकला, रियली मैं ठीक हो गया सर, क्या आप सच में ठीक हो गए हैं? वह आदमी कुंदन के पास आया जिसने आदित्य से थप्पड़ खाया था। कुंदन बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्या रूबी ने जो कुछ आदित्य के बारे में कहा वो सब सच था? अब कुंदन के चेहरे पर बहुत ही पछतावा झलक रहा था। भले ही उसके दिल में आदित्य के लिए भावनाएं बदल चुकी थी, पर आदित्य के दिल में अब उनके लिए कोई भावनाएं ही नहीं थी। कुंदन ने फिर से दरवाजा खटखटाया। वह एक बार आदित्य के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लेना चाहता था, अगर और कुछ नहीं है तो चले जाओ। अंदर से आदित्य की आवाज आई। कुंदन का दिल बैठ सा गया, शायद वो मुझसे ज्यादा नाराज हो गया। क्या आपको उसके नाराज होने से सच में फर्क पड़ेगा? विराट सान्याल के बारे में क्या सोचा आपने? यह सुनकर कुंदन ने एक ठंडी सांस ली और आदित्य के घर के एंट्रेंस की ओर देखा। उसकी नजरें झुक गईं। वह हताश होते हुए बोला, आदित्य इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड बॉय। अब मैं आदित्य और विराट के बीच बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगा। आदित्य का जीतना निश्चित है, क्योंकि उसका हुनर किसी और पर डिपेंड नहीं है। चलो वापस चलते हैं। कुंदन के दिल में जो दर्द था वो तो ठीक हो चुका था और कुछ घंटे पहले जो आग लगी हुई थी दिल में वो भी शांत हो चुकी थी। वह आदित्य को विराट के रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, पर अब उसने साइड रहने का फाइनल डिसीजन ले लिया था। उसने घर जाकर आराम करने और रेगुलर चल रही जिंदगी जीने का इरादा बना लिया। इधर आदित्य भी अब आराम की नींद सो चुका था। जो अभी तक काम पर लगा हुआ था वो था विक्रम भाटिया। विक्रम की बड़े बड़े लोगों के साथ जान पहचान थी, क्योंकि वह इन लोगों के लिए ही काम करता था। उसने कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जिनको फिजिकल प्रॉब्लम है, जो बहुत सारे ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हुई थी, और सबसे मिलकर उनको 2.5 करोड़ में ट्रीटमेंट देने की बात फाइनल करके अपने घर वापस जा रहा था। उसने आदित्य से 2 करोड़ में गोली लेकर आगे 2.5 करोड़ में बेचने का फैसला लिया था। को उसके और आदित्य के लिए बहुत ही फायदेमंद था। उसके चेहरे पर सुकून साफ नजर आ रहा था। सुबह हुई, आसमान की रंगत कुछ सफेद हुई तो पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों के पत्तों को छूकर गुजर जा रहे थे। आदित्य उठा और बॉडी को स्ट्रेच किया। अब कम नींद लेने के बाद भी उसे थकान महसूस नहीं होती थी। व्हाट अ वंडरफुल मॉर्निंग, उसने खुद को ही विश किया और बेड से उठकर विंडो के पास आकर खड़ा हुआ। सामने दूर तक देखते हुए वह धीरे से बोला, थैंक यू पिताजी, आपने सही कहा था, अगर मैं खुद आगे बढ़ना चाहूं तो कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। आज से आदित्य कपूर के पास पैसों का ढेर लगना शुरू, उसने मुस्कुराते हुए कहा और वॉशरूम की तरफ चला गया। रूबी अपने बेड से उठी। उसने बॉडी को स्ट्रेच किया तो पाया आज उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल फील कर रही थी। पहले उसकी बॉडी में अकड़न रहती थी और स्ट्रेच करने पर कड़क कड़क की साउंड भी सुनाई देती थी। वह बेड से उतरी, उसको बहुत ही रिलैक्स महसूस हो रहा था। यह जरूर उस गोली के कारण हुआ होगा, वह याद करते हुए बोली। तभी उसकी गालों पर लाली छा गई। उसको याद आया कल आदित्य ने उसको प्रपोज किया था। उसकी बॉडी में खासकर सीने में कुछ सिरहन सी हुई। उसने बाहों का घेरा बनाकर खुद को ही हक कर लिया। आई लव यू टू मिस्टर आदित्य कपूर, वह धीरे से बड़बड़ाई जैसे आदित्य को ही गले लगा रही हो। तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ तो वह अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आई और कम इन बोला। उसकी सेक्रेटरी अंदर आई। भले ही रूबी ने अपने खड़ने का पोस्चर सही कर लिया, पर गालों की लाली होठों की मीठी मुस्कान और सांसों में आई उथल पुथल को छुपा नहीं पाई। गुड मॉर्निंग मैम, विश करते हुए सेक्रेटरी उसका चेहरा देखती रह गई। पहली बार रूबी को एरोगेंट फेस के साथ नहीं देख रही थी। वेरी गुड मॉर्निंग, रूबी ने अपनी सांसों को काबू में लाते हुए कहा। मैम, आज आप कहाँ विजिट करना चाहती है? मैं अरेंज करवा दूं। सेक्रेटरी का पूरा ध्यान रूबी की गालों की लाली पर था। आज तो आदित्य जी के प्रपोज का रिप्लाई करना है, तो पूरा दिन वहीं बीत जाएगा फिर, और कहीं विजिट की क्या जरूरत है?
रूबी ने मन में सोचा तो उसके होठों पर फिर से मुस्कान फैल गई। सेक्रेटरी तो दंग रह गई, रूबी को शर्माते हुए भी देखेगी कभी उसने कभी नहीं सोचा था। पता नहीं मैम के मन में क्या चल रहा है, उसने मन में ही सोचा। फिर रूबी को प्रेजेंट में लाने के लिए बोली, ओके मैम मैं बाहर इंतजार करती हूँ, आप मुझे अपना प्लान बता देना। उसके बोलने से रूबी ने अपने होठों पर काबू किया और बोली, ओके बट मुझे नाश्ते से पहले ही जाना है। श्योर मैम कहते हुए सेक्रेटरी बाहर की ओर चली गई, कहीं उस आदित्य के पास जाने को न बोल दे। सेक्रेटरी ने मुंह बनाते हुए मन में सोचा। उसके बाहर जाते ही रूबी भागकर क्लोसेट रूम में गई और कप बोर्ड से ड्रेसेस निकालकर देखने लगी। उसके हाथ एक ब्लू ड्रेस लगी जो उसने अभी तक कभी नहीं पहनी थी। उसने देखा डार्क ब्लू श्रिग और प्लाजो के साथ शॉर्ट ब्लाउज टाइप शर्ट थी जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी। रूबी के कानों में आदित्य की वो आवाज गूंज गई जब आदित्य ने उसके सीने पर हाथ रखने वाली बात को दोबारा एक्सपीरियंस करने की बात बोली थी। रूबी का शर्म से चेहरा लाल हो गया, उसने मुस्कान को दबाते हुए अपने होंठ को काट लिया। मुझे ही पहल करनी पड़ती है, ओह गॉड प्यार भी हुआ तो किससे? उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। इस ट्रांसपेरेंट ब्लाउज के नीचे ब्लू ब्रा थी जो साफ साफ दिख रही थी। रूबी ने आदित्य को सिड्यूस करने के लिए यही ड्रेस सेलेक्ट की, साथ में स्मॉल डायमंड चैन और ईयर स्टड ब्रेसलेट, नेल पेंट, लिपस्टिक, हेयर बैंड, फुटवियर सेलेक्ट करने के बाद जल्दी से वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ कुंदन ओबेरॉय अभी तक सोया हुआ था। उसके रूम के दरवाजे पर बार बार हो रही नॉक ने उसकी नींद तोड़ दी। वह समझ गया उसका स्टाफ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। इस समय इतनी जल्दबाजी में विराट के बिना कौन हो सकता है? उसने ठंडी सांस ली और खुद को बेहद शांत रखते हुए दरवाजा खोला। उम्मीद के मुताबिक विराट खड़ा था। वह तुरंत नाटक करते हुए बोला, अरे विराट इतनी सुबह तुम यहाँ? मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? कुछ करने क्यों नहीं गए रात? कुंदन मुस्कुराते हुए, अब रात को मैंने क्या करने जाना है, मेरी ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं। विराट होंठ मरोड़कर रूम में घुसकर सोफे पर जा बैठा। आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? कुंदन भी आकर उसके सामने सोफे पर बैठ गया। वो नाली का कीड़ा आदित्य, जिसको कोई अच्छा भला आदमी जानता तक नहीं, वह रूबी को इम्प्रेस कर गया और आपने उसका इंप्रेशन डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि यह सिटी तो आपका घर है। फिर इस काम के लिए 6 घंटे से ज्यादा समय लग गया। ओ हाँ, तुमने रात आदित्य के बारे में बात की थी। कुंदन जानबूझकर अनजान बनते हुए बोला। विराट दंग रह गया। कुंदन ऐसे कैसे किसी को भुला सकता है जो सिर उठा रहा हो? अंकल आर यू ओके? वह कुंदन को थोड़ा नाराजगी से देखते हुए बोला, अगर कुछ नहीं करना था तो रात ही बोल देते, मैं खुद उसका सफाया करवा देता। कुंदन समझ गया वह विराट जैसे स्मार्ट लड़के को बेवकूफ नहीं बना सकता, इसलिए पहले वह थोड़ा हंसा फिर डायरेक्ट मुद्दे पर आ गया। देखो विराट, मैं भी चाहता हूं तुम रूबी से शादी करो, एक खूबसूरत पत्नी के साथ साथ तुम्हें वालिया का परमानेंट फेवर मिले। अगर आप ऐसा चाहते थे तो मुझे अंधेरे में क्यों रख रहे हो? मैं अंधेरे में नहीं रख रहा, एक रास्ता दिखा रहा हूं। वह कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं और रूबी ने सचमुच उसमें कुछ देखकर ही उसको सपोर्ट किया है। तुम उसका पीछा छोड़कर रूबी के अकॉर्डिंग खुद को इम्प्रूव करो, इसके बिना रूबी को पाने का कोई और रास्ता नहीं है। अब विराट उसका मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसकर बोला, आपके पास नहीं होगा, मेरे पास बहुत रास्ते हैं। विराट थोड़ा रीजनेबल बनो। कुंदन दोनों हाथों से उसको स्टॉप का इशारा करते हुए सीरियस होते हुए बोला, डोंट बी नर्वस अंकल। विराट कोई छोटा मोटा नाम नहीं कि कोई भी इसके रास्ते में आ जाए। उस आदित्य को ऐसा सबक सिखाऊंगा, रूबी मुड़कर उसकी ओर देखेगी भी नहीं, वह सिर्फ मेरी है। विराट उठकर खड़ा हो गया, एक बार सोच लो। कुंदन ने आखिरी कोशिश की, सोचने का समय रात था जो निकल गया, अब एक्शन का टाइम है। आज की रात रूबी मेरे नाम कहते हुए वह चला गया। इधर आदित्य अपने सारे काम खत्म करके फ्री हुआ तो अपने फ्रेश कपड़े बेड पर रखकर नहाने चला गया शॉवर लेकर। जब वह अच्छे से रिलैक्स हो गया तो कमर पर टॉवेल बांधते हुए जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकला और बेड से कपड़े उठाकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगा तो उसके कदम रुक गए। उसका एक हाथ अपने टॉवेल पर था, दूसरे हाथ में जो कपड़ा था वह उसका नहीं, एक लड़की का श्रिग था। लूजर माई हीरो, एपिसोड 35, बहकते कदम। इधर आदित्य अपने सारे काम खत्म करके फ्री होना तो अपने फ्रेश कपड़े बेड पर रखकर नहाने चला गया शॉवर लेकर। जब वह अच्छे से रिलैक्स हो गया तो कमर पर टॉवेल बांधते हुए जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकला और बेड से कपड़े उठाकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगा तो उसके कदम रुक गए। उसका एक हाथ अपने टॉवेल पर था, दूसरे हाथ में जो कपड़ा था वह उसका नहीं, एक लड़की का श्रिग था। इस श्रिग को देखते हुए उसकी नजर बेड की दूसरी छोर पर गोरे गोरे पैरों की एक जोड़ी पर पड़ी। आदित्य सुन्न सा रह गया, अब उसको पूरी फिगर क्लियर दिखी। बेड पर रूबी करवट लेकर लेटी हुई थी, उसने अपने सिर को हाथ का सहारा देकर ऊपर उठाया हुआ था। उसके पिंक लिपस्टिक से ढके पतले होंठों पर शैतानी स्माइल, गहरी आंखों में चंचलता, लंबे बालों की चोटी
जो उसके आगे उसके साथ ही बेड पर लेटी हुई थी। रूबी का यह अवतार देखकर आदित्य का दिल इतनी जोर से धड़का कि वह बहुत मुश्किल से बोल पाया, रुरुरु रूबी आप यहाँ कब आई। उसकी ऐसी कंडीशन पर रूबी की हंसी छूट गई। वह धीरे से उठकर बेड से नीचे उतरी। उसकी ब्लू ट्रांसपेरेंट ब्लाउज के नीचे परफेक्ट शेप में ब्लू ब्रा उसकी फिगर को आज सबसे अलग लुक दे रही थी, जिसने ऑलमोस्ट आदित्य की आंखों को बांध लिया। आदित्य की सांसें उथली पुथली होने लगी। रूबी धीरे धीरे चलती हुई आदित्य के ठीक सामने बेहद पास खड़े होते हुए बोली, वैसे अगर आप देखते रहने से आगे बढ़ना चाहो तो दोबारा एक्सपीरियंस कर सकते हो। वह आदित्य की आंखों में देखते हुई धीमी सी मादुक सी आवाज में बोली। आदित्य कांप सा गया। वह व्हाट। रूबी थोड़ा डेस्परेट हुई, क्योंकि आदित्य के साथ उसको ही हर बार पहल करनी पड़ती है। शॉवर लिया होने को वजह से आदित्य की बॉडी पर पानी की बूंदें सरक रही थी। उससे बॉडी वॉश की फ्रेश फ्रेग्रेंस भी आ रही थी, जो रूबी को अट्रैक्ट कर रही थी। गीले बालों की लटों से भी पानी टपक रहा था, जो इसके चेहरे से धार बनाकर कंधों से नीचे जा रहा था। पहले तो रूबी को भी नर्वस हुआ, पर आज उसने अपने कदम पीछे न खींचने की कसम खा ली। आदित्य की मस्कुलर बॉडी पर नजरें फेरते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने और आदित्य के बीच की थोड़ी सी दूरी को खत्म कर दिया। आदित्य के चेहरे की ओर मुंह उठाकर उसने आदित्य के गले में बाहें डाल ली। आई लव यू टू मिस्टर आदित्य कपूर। आदित्य को बिजली सा झटका लगा। उसने एक पल के लिए रूबी की आंखों में देखा। रूबी की आंखों में आदित्य के लिए प्यार क्रिस्टल जैसा क्लियर था। आदित्य को अपनी किस्मत पर यकीन करना मुश्किल हो गया, लेकिन वह इतना भावुक हो गया। उसने झट से रूबी की कमर में हाथ डालकर उसको खुद से कसकर सटा लिया और बहुत ही एक्साइटेड होते हुए बोला, क्या सच में आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? मैंने तो इंतजार किया है आपके प्रपोज का सालों से। रूबी ने अब अपना एक हाथ आदित्य के गले से हटाकर उसके सीने पर चलाना शुरू किया। रूबी के सॉफ्ट से टच से ही आदित्य के अंदर गर्मी बढ़ने लगी। उसकी काम वासना पूरी तरह उत्तेजित हो गई। वह सिर्फ टॉवेल में था तो उसकी उत्तेजना का एहसास रूबी को उसके उभार से हो गया। वह अब और दूरी झेल नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपनी ब्लाउज एक झटके में खोलकर नीचे फेंक दी और सीना आदित्य से सटा लिया। प्लीज आदित्य, कम मोर क्लोज टू मी, उसने तरसाई नजरों से रिक्वेस्ट की। आदित्य को भी अब खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। उसने रूबी की नग्न पीठ पर हाथ फेरना शुरू किया। जब उसका हाथ ब्रा की हुक तक आया तो रूबी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब दोनों की काम वासना चरम सीमा पर थी, पर ठीक उसी समय आदित्य अपनी सेंस में वापस आया। व्हाट आई एम गोइंग टू, उसने सोचा। आदित्य ने अभी अभी बने हुए माहौल को समझा। उसका हाथ अभी भी हुक पर था। रूबी ने उसकी दोनों और हाथ डालकर खुद को उसके हवाले किया हुआ था। आई एम ऑन रोंग वे, आदित्य ने खुद को लाहनत दी। आदित्य ने रूबी को खुद से थोड़ा सा अलग किया। रूबी, आई एम सॉरी। रूबी, जो अब तक आदित्य के साथ बहुत आगे बढ़ने को पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, यह सुनकर अचानक आदित्य की ओर देखने लगी। आदित्य के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस देखकर रूबी के सारे अरमान टूट गए। आप सच में मुझे प्यार नहीं करना चाहते? कहते हुए वह थोड़ा पीछे हटी। मैं तो आपसे पहले ही दिल से प्यार करता हूं। भले ही आदित्य के कहने का कुछ और मतलब था, पर रूबी की आंखों से पानी छलकने लगा। वह थोड़ा पीछे हट गई और नीचे से अपनी ब्लाउज उठाकर पहनने लगी। जब आदित्य ने रूबी की खुशी को उदासी में बदलता हुआ देखा तो उसका दिल तड़प कर रह गया। उसने रूबी के हाथ से ब्लाउज पकड़कर बेड पर फेंका और अपने पास खींच लिया। अगले ही पल उसने रूबी का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके पिंक होठों को अपने होठों में दबा लिया।